हाय मैं मर गई कमबख्तो, उठाओ मुझे नीचे से। मुबीना जोश में भागती हुई सीढ़ियां उतर रही थी कि आखिरी कदम पर तवाजुन बिगड़ा और वो फर्श पर जा गिरी। बिना दुपट्टे के बिखरे बालों के साथ फर्श पर लेटी मुबीना के गिर्द पॉपकॉर्न दूर दूर तक फैल गए थे। वहां मौजूद सब कजन्स अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, मगर आर्यन की नजरें जैसे इस पर पड़ी, इसका पारा हाई हो गया। ऐसे संजीदा और मेच्योर लड़कियां पसंद थी जिन्हें, लेकिन जब से ये गांव की लड़की ब्याह कर आई थी, इसकी बच्चों जैसी हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन गुस्से में तेजी से इसके पास आया, जिससे सबकी हंसी फौरन सुकड़ गई। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर मुबीना को फर्श से उठाकर अपने कंधे पर डाला और सब कजन्स के सामने से होता हुआ इसे जबरदस्ती कमरे की तरफ ले जाने लगा, जबकि वो मुसलसल इसकी कमर पर मुक्के मारती रही। कमरे में दाखिल होते आर्यन ने इससे बेड पर पटका और गुस्से से धारते हुए कहा, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम कितनी बेवकूफी और गैर जिम्मेदारी से पेश आ रही हो? सबके सामने ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुबीना ने अपने बिखरे हुए बालों को कान से पीछे किया और होंठ सुकेर कर मासूमियत से इसकी तरफ देखा, फिर लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, अरे मियाँ जी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? गिर गई तो क्या हुआ, हड्डियां तो मेरी सलामत है ना। अभी कल ही दोबारा सीढ़ियां उतर कर दिखाऊंगी, आप बस देखते रहना। मुबीना का सारा दिन घर के आंगन में चहकते गुजरता, जैसे कोई छोटी चिड़िया इधर से उधर उड़ रही हो। कभी वो कजन्स के साथ मिलकर किसी के जूतों को छुपा देती, तो कभी बावर्ची खाने से कुछ चुरा कर सब में बांट देती। इसकी जोरदार हंसी और कह के पूरे घर में गूंजते रहते, जो आर्यन के कानों में किसी शोर की तरह चुभते थे। वो दूर खड़ा अपनी फाइलें संभालते हुए उसे कजन्स के साथ ऊंची आवाज में शरारतें करते देखता तो कुड़कर रह जाता। इसे रह रहकर गुस्सा आता कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, मगर मुबीना को इसकी तपती नजरों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी ही धुन में मगन, सबकी आंखों का तारा बनी रहती। आर्यन एक ऐसा शख्स था जिसके लिए जिंदगी का हर लम्हा हिसाब किताब और डिसिप्लिन की ताबे था। एक कामयाब बिजनेसमैन होने के नाते वो नफासत और संजीदगी का कायल था, जहां गलती की कोई गुंजाइश न थी। इसके बरक्स मुबीना गांव की एक ऐसी आजाद पंछी थी जिसे किसी कानून या पाबंदी की परवाह नहीं थी। वो हवाओं के रुख पर चलने वाली लड़की थी जिसके नजदीक जिंदगी सिर्फ जी भरकर हंसने का नाम था। आर्यन को इसका यूं लापरवाही से जीना और अदाबी जिंदगी से बेगानगी सख्त नापसंद थी। इसे लगता था जैसे मुबीना इसके पुरवकार तर्जे इस जिंदगी के बिल्कुल उल्ट है, और यही तजाद इसे हर वक्त जहनी खौफ में मुब्तला रखता था। आर्यन आईने के सामने खड़ा नफासत से अपनी टाई बांध रहा था जब मुबीना उछलती हुई इसके करीब आई और शरारत से टाई का कोना पकड़ कर खींच दिया। आर्यन का तवाजुन बिगड़ा तो इसने माथे पर बल डालकर इससे घूरा, मगर मुबीना बाज न आई और हंसते हुए टाई को टेढ़ा करने लगी जैसे वो कोई खिलौना हो। आर्यन ने झटके से इसका हाथ परे हटाया और सख्त लहजे में से झिड़कते हुए कहा, दूर हटो मुबीना, हर वक्त की ये बेहुदा मजाक मुझे सख्त नापसंद है। जाकर अपना बचपना कहीं और दिखाओ। मुबीना का हाथ वहीं रुक गया और इसके चेहरे की मुस्कुराहट आर्यन के गुस्से की तपिश से लम्हा भर को मांद पड़ गई। घर में मुनक्किदा खानदानी तकरीब की महफिल पूरी तरह जमी हुई थी, जहां मुबीना अपने चटखारेदार बातों और कहकों से सब कजन्स के दरमियान रौनक बनी बैठी थी। वो नीले रंग के सूट में बिना दुपट्टे के बेफिक्री से हाथ हिला हिला कर सबको कोई किस्सा सुना रही थी, और सब लड़के ऐसे ही देख रहे थे। आर्यन जो दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था, इसकी नजर जब मुबीना पर पड़ी तो वो अजनबी लड़कों और कजन्स के दरमियान इसे यूं मरकज से निकाह बने देखकर तप उठा। इसे मुबीना का ये बेबाक अंदाज और गैर मर्दों की तवज्जो अपनी तरफ खींचना एक आंख न भाया, और इसकी गैरत ने जोश मारा तो मुठियां भींच कर इसे वहीं से गुस्सीली नजरों से घूरने लगा। आर्यन का सबर जवाब दे गया तो वो तेज कदमों से चलता हुआ इस महफिल के बीच पहुंचा। वो सब कजन्स की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मुबीना का बाजू सख्ती से जकड़कर इसे एक तरफ ले गया। वो इसे घसीटता हुआ कॉरिडोर के अंधेरे कोने में लाया, जहां इसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। इसकी आंखों से जैसे गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। मुबीना ने हक्का बक्का होकर इसे देखा तो आर्यन ने इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका और दबी हुई गुस्सीली आवाज में इसे वार्निंग देते हुए बोला, अपनी हद में रहना सीखो मुबीना। तुम्हारा ये हंसना बोलना और गैरों के सामने यूं तमाशा बनना अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद रखो, तुम इस घर की इज्जत हो और मेरी बीवी हो, कोई खिलौना नहीं हो कि जो चाहे तुम्हें देखकर लुत्फ अंदोज हो। अगर तुमने अपनी ये बचकाना हरकतें बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। आर्यन के कड़वे और तीखे लहजे ने मुबीना के दिल पर जैसे निश्चल चला दिया। इसका बाजू अब भी आर्यन की सख्त गिरफ्त की वजह से दुख रहा था।
मगर इससे ज्यादा तकलीफ इसे इन अल्फाज से हुई थी, हमेशा कह के बखेड़ने वाली मुबीना की। बड़ी बड़ी आंखों में पहली बार नमी तैरने लगी और एक लम्हे को ऐसे लगा जैसे वो अभी फूट फूट कर रो देगी। इसका मासूम चेहरा दुख की शिद्दत से जर्द पड़ गया। आर्यन ने इसकी आंखों में झांकते आंसू देखे तो इसे अपनी सख्ती का एहसास हुआ। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, मुबीना ने गहरा सांस लिया और पलकें चिपकाकर इन आंसुओं को जबरदस्ती पीछे धकेला। इसने अपने लबों पर एक मसनूई मगर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाई और बाल पीछे करते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली, अरे आपने तो जरा सी बात पर इतना संजीदा हो गए हैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो हंसते हुए वहां से पलट गई, मगर इसकी पीठ पीछे छुपा कर्ब से वही जानती थी। कुछ दूर बैठी कजन्स ने एक टोली मुबीना को मुसलसल जहरीली नजरों से देख रही थी, जिन्हें इसकी जिंदगी से भरपूर शख्सियत और घर भर में मिलती तवज्जो एक आंख न भाती थी। इन्हें मुबीना का गांव से आना और फिर आर्यन जैसे पुरवकार इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाना एक बोझ महसूस होता था। वो आपस में सरगोशियां करते हुए इसकी हर हरकत का मजाक उड़ा रही थी, मगर जब इन्होंने देखा कि आर्यन के गुस्से के बावजूद मुबीना की चमक मांद नहीं पड़ी, तो इनके सपनों में हसद की एक आग मजीद भड़क उठी। बहुत उछलती है गांव की गंवार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सबको अपनी उंगलियों पर नचा लेगी। एक कजन ने दांत पीसते हुए कहा। इनके दरमियान एक मकाराना खामोशी छाई और फिर उन्होंने तय किया कि आज रात इसे कुछ ऐसा सबक सिखाएंगी कि इसकी सारी शोखी और गरूर खाक में मिल जाए। इन्होंने मुस्कुराते हुए खौफनाक मंसूबे की बुनियाद रख दी थी। रात अपनी पूरी स्याही के साथ फैल चुकी थी और घर में मौसीकी का शोर जोबन पर था। जब इन हासिद कजन्स ने अपने मकाराना मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया, एक कजन ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए खामोशी से एक ग्लास में तेज नशावर दवा के कतरे उंडेले और इसे ठंडी कोल्ड ड्रिंक से भर दिया। वो जानती थी कि मुबीना अपनी धुन में मगन किसी भी चीज पर शक नहीं करेगी। ऐसे वो मुस्कुराती हुई इसके पास पहुंची और बड़ी हमदर्दी से वो ग्लास इसकी तरफ बढ़ा दिया। इतना नाचोगी और बोलोगी तो थक जाओगे मुबीना, ये लो थोड़ा सा पी लो, तरोताजा हो जाओगी। कसा ने बड़ी अपनाइयत से झूठ बोला, जैसे मुबीना ने सच समझ लिया। मुबीना ने हमेशा की तरह अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ वो ग्लास पकड़ा और एक ही सांस में वो जहरीला मशरूब हलक से नीचे उतार लिया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये एक घूंट इसकी जिंदगी की सारी खुशियां निगलने वाला है। और कजन्स दूर खड़ी इसका तमाशा बनने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुबीना के सर में अजीब सी बराहट होने लगी और इससे अपनी इर्द गिर्द के चेहरे धुंधले से दिखाई देने लगे। इसकी हंसी अब गैर फितरी हो चुकी थी और वो खड़े रहने की कोशिश में बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। इसका जिस्म इसके काबू से बाहर हो रहा था। करीब से गुजरते आर्यन की नजर जब इस पर पड़ी तो वैसे यूं बेहंगम तरीके से झूमते और कजन्स के सामने गिरते संभलते देखकर आग बबूला हो गया। ऐसे लगा जैसे मुबीना ने जानबूझकर कोई नया तमाशा खड़ा किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और इसकी बाजू को गिरफ्त में लेकर इसे सख्ती से थामा। मुबीना का सर इसके कंधे पर ढलक गया और वो बहकी बहकी बातें करने लगी, जिस पर आर्यन ने दांत पीसते हुए इसे सहारा दिया और तकरीबन घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा ताकि इसे सबकी नजरों से दूर कर सके। वो इसे जबरदस्ती कमरे में ले आया जहां मुबीना के कदमों का तवाजुन बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो सिर्फ आर्यन के सहारे खड़ी रह पा रही थी। आर्यन ने इसे झटके से बेड पर गिरा तो वो हंसते हुए दोबारा उठने की कोशिश करने लगी। इसकी आंखें नशे की वजह से बोझल थी और जुबान लड़खड़ा रही थी। आर्यन के लिए मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। इससे लग रहा था कि मुबीना ने महफिल में तवज्जो हासिल करने के लिए ये नया नाटक रचाया है और अब कमरे में आकर भी अपनी हदें भूल रही है। इसने गुस्से से इसके दोनों बाजू जकड़ लिया और इसे अपनी तरफ खींचते हुए धारा, बस करो मुबीना, ये बेहुदा हरकतें और ये ड्रामा बंद करो। क्या तुम इतनी गिर गई हो कि सबके सामने तमाशा बनने के लिए इस हद तक जाओगी? इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मासूम लड़की किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुकी है। इसे सिर्फ अपना वो वकार खाक में मिलता महसूस हो रहा था जो मुबीना की जानबूझकर की जाने वाली हरकतों की वजह से दाव पर लगा हुआ था। इसकी नजर में मुबीना की हर लड़खड़ाहट और हर हंसी अब एक सोची समझी बदतमीजी बन चुकी थी। आर्यन के दिमाग पर इस वक्त गुस्सा और जुनून सवार था। इससे मुबीना की हालत में छुपी बेबसी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी अना की तौहीन महसूस हो रही थी। इसने सोच लिया था कि आज वो इसकी तमाम सरकशी और लापरवाही का हिसाब बराबर करके रहेगा ताकि वो दोबारा कभी इसके सामने सर उठाने के काबिल न रहे। मुबीना जो होशो हवास से बेगाना थी, आर्यन की तपती सांसों और सख्त गिरफ्त का मतलब ना समझ सकी और महज मासूमियत से इसे देखने लगी। आर्यन ने अपनी अना की तस्कीन की खातिर इसकी नजाकत का जरा भी ख्याल न किया और किसी बिखरे हुए तूफान की तरह इस मासूम कली पर टूट पड़ा। वो अपनी ताकत के नशे में भूल गया कि वो जिस वजूद को मसल रहा है वो कितनी नाजुक और हसास है।
اس نے اپنی انا کی خاطر اس کی معصومیت کو بے دردی سے کچل دیا، جہاں محبت کی جگہ صرف جنون اور بدلے کی آگ باقی رہ گئی تھی۔ اس اذیتناک صورتحال میں مبینہ کا نشہ جسے درد کی شدت سے کافور ہونے لگا، اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کا نحیف وجود آریان کے آہنی ہاتھوں میں قید تھا۔ اس نے اپنی بچی کچی ہمت جمع کر کے آریان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے موٹے موٹے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر آریان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ درد سے کراہتی رہی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ بار بار اسے رکنے کا اشارہ کرتی رہی، لیکن آریان کی بے حسی اپنی انتہا پر تھی۔ اس کے لیے وہ اس وقت صرف ایک جیتا جاگتا وجود تھی جس سے اسے اپنی انا کا بدلہ لینا تھا۔ وہ اس کی سسکیوں اور ٹوٹتی سانسوں سے بالکل بے نیاز ہو کر اسے تار تار کرتا رہا، یہاں تک کہ مبینہ کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ ایک ہاری ہوئی لاش کی طرح ساکت ہو گئی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو بستر کا منظر کسی اجڑے ہوئے گلشن جیسا تھا۔ مبینہ فرش پر بکھرے ان پاپ کارن کی طرح بکھری پڑی تھی جنہیں کل رات آریان نے بڑی حقارت سے دیکھا تھا۔ بے ترتیب بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور ٹوٹا ہوا وجود۔ آریان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پھیلی خاموشی اس سے کاٹنے کو دوڑی، جیسے جیسے رات کے واقعات اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے کرب سے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا جہاں مبینہ دیوار کی طرف رخ کیے ساکت لیٹی تھی۔ اس کے سفید بازوں پر آریان کی سخت گرفت کے نیلے نشان ابھرنے لگے۔ آریان کا دل دھک سے رہ گیا، اس کا غرور اور انا ایک پل میں ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ وہ جس معصومیت سے چڑھتا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اب وہ خود اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے پور میں اتر گئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ ہنستی کھیلتی لڑکی کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر مبینہ کی دنیا میں جیسے دائمی اندھیرا اتر آیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی زبان ایک پل کو نہیں رکتی تھی اور جس کے کہکے دیواروں سے ٹکراتے تھے، اب ایک پتھر کی مورت بنے سامنے لٹکے پردے کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ شرارتی چمک کہیں کھو گئی تھی اور وہاں اب صرف ایک خالی پن اور گہرا سکوت تھا۔ آریان نے اسے پکارا، اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، جیسے اسے سنائی دینا بھی بند ہو گیا ہو۔ اس کا سارا جوش، وہ گاؤں کی الہڑ پہنچی ہوئی ادائیں، سب جیسے ایک ہی رات میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ اب جیتی جاگتی نہیں بلکہ صرف سانس لیتی ایک بے جان مورت تھی جسے دیکھ کر اب آریان کا اپنا دل ڈوبنے لگا تھا۔ آریان کا دل اس کی خاموشی دیکھ کر پاش پاش ہو رہا تھا۔ وہ ہمت جمع کر کے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا کندھا چھونے کی کوشش کی۔ مبینہ، مجھے معاف کر دو، میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں گہرا کرب تھا، مگر جیسے آریان کی انگلیاں مبینہ کے لباس کو چھوئیں، وہ بجلی کی تیزی سے تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور شدید خوف تھا، جیسے سامنے کوئی ہمدرد نہیں بلکہ کوئی درندہ کھڑا ہو۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے میں دبک گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر چھپا کر کانپنے لگی۔ آریان کا بڑا ہوا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ معافی مانگنے کی بات تو کر رہا ہے، مگر وہ اس کے وجود میں ایسا خوف بھر چکا ہے جسے مٹانا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جتنا قریب جانے کی کوشش کرتا، مبینہ اتنی ہی خوفزدہ ہو کر اپنے گرد ایک حصار کھینچ لیتی۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ آریان کا محض کمرے میں داخل ہونا ہی مبینہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ جیسے اس کی آہٹ سنائی دیتی یا اس کا سایہ دیوار پر لہراتا، مبینہ کے پورے جسم میں ایک جھلجھلی سی دوڑ جاتی اور وہ لاشعوری طور پر دیوار کے ساتھ لگ کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ آریان اگر غلطی سے بھی اس کی طرف قدم بڑھاتا تو اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ جاتے اور وہ زور زور سے ہانپنے لگتی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چھپا وہ خوف آریان کے دل کو چھلنی کر دیتا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف اس کا جسم ہی نہیں دکھایا بلکہ اس کی روح میں اپنے وجود کا ایسا ڈر بٹھا دیا ہے کہ وہ اب اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتی تھی۔ وہ ہنستی کھیلتی لڑکی اب سے وہ خوف زدہ سائے میں بدل کر رہ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر پھیلی وہ روایتی گہما گہمی اب مبینہ کے بغیر ادھوری لگتی تھی۔ گھر کا ہر فرد حیران تھا کہ وہ چلبلی لڑکی جو ذرا سی بات پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اچانک یوں چپ چاپ کیسے ہو گئی۔ کزنز بار بار اس کا نام لے کر اسے پکارتے، خالہ جان پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ شرارتیں اور کہہ کے کہاں گئے، مگر مبینہ صرف ایک بے جان سے مسکراہٹ دے کر نظریں جھکا لیتی۔ آریان جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا، اس کا ضمیر کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ اسے لگتا ہے جیسے سب کی سوالی نظریں سے مجرم قرار دے رہی ہیں۔ جب بھی کوئی مبینہ کی بدلی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کرتا، آریان کو اپنے کانوں میں مبینہ کی وہ سسکیاں سنائی دینے لگتی جو اس نے اس رات بے رحمی سے انسنی کر دی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف ایک لڑکی کو خاموش نہیں کیا بلکہ پورے گھر کی رونق کا گلا گھونٹ دیا۔ دن ڈھلتے ہی جب گھر میں چراغاں ہوتا، مبینہ اپنی پناہ کا یعنی اس اندھیرے کمرے کی طرف بھاگتی۔
इस रोशनी से वहशत होने लगती थी क्योंकि रोशनी चेहरों को वाज़ह करती थी और वो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, खासतौर पर आर्यन का। वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके पर्दे गिरा देती और घंटों फर्श पर सर झुकाए बैठी रहती। इस अंधेरे में से सुकून मिलता था, जैसे ये तारीकी इसके जख्मों पर मरहम रख रही हो। आर्यन कई बार दरवाजे के बाहर खड़ा दस्तक देता, इसे पुकारता, मगर अंदर से सिर्फ मौत जैसी खामोशी जवाब देती। इसे वो वक्त याद आता जब मुबीना अंधेरे से डरती थी और जरा सा साया देखकर इसके पीछे छुप जाती थी। मगर अब इसने खुद को इसी अंधेरे के सपुर्द कर दिया था। इस तन्हाई में वो अपनी टूटी हुई चूड़ियां और नीली पड़ी कलाइयां देखकर खामोशी से आंसू बहाती, मगर इसकी सिसकियों की आवाज अब कमरे की दीवारों से बाहर नहीं निकलती थी। वो खुद को इस कमरे में कैद करके जैसे दुनिया से अपना ताल्लुक काट चुकी थी। आर्यन का वो तकब्बुर, वो ऊंची गर्दन और वो अना जो इसे किसी के सामने झुकने नहीं देती थी, अब मिट्टी में मिल चुकी थी। वो शख्स जो खुद को सबसे बरतर समझता था, आज एक शिकस्ता वजूद के सामने हार चुका था। रात के पिछले पहर जब सारा घर सो रहा था, आर्यन दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ, जहां मुबीना हस्बे मामूल फर्श पर बैठी खाली नजरों से दीवार को तक रही थी। आर्यन की हिम्मत जवाब दे कि वो घुटनों के बल इसके कदमों में गिर पड़ा और लड़ते हाथों से इसका पल्लू थाम लिया। मुबीना, मुझे मार लो, मुझसे बदला ले लो, लेकिन खुदा के लिए यूं खामोश ना रहो। इसकी आवाज हिचकियों में बदल गई और इसकी आंखों से गिरने वाले नदामत के आंसू मुबीना के पैरों पर गिरने लगे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हारी मासूमियत का कत्ल किया, मुझे माफ कर दो मुबीना। आर्यन ने इसके कदमों में सरक कर ज़ारो कतार रो रहा था। वो शख्स जो कभी अपनी मर्जी से चिल्लाता था, आज एक लफ्ज माफी का भिखारी बन गया था। मगर मुबीना, इसके चेहरे पर ना कोई तासुर उभरा, ना इसने अपना पैर पीछे खींचा। वो पत्थर की इस मूरत की तरह साकित बैठी रही, जिससे ना तो किसी के रोने से फर्क पड़ता और ना ही किसी के पछतावे से। इसकी खामोशी आर्यन के लिए इसके गुस्से से ज्यादा होलनाक साबित हो रही थी। दिन गुजरते गए, मगर मुबीना की हालत संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। इसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था और वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अब इससे कदम उठाना भी मुश्किल था। वो खाना पीना तकरीबन तर्क कर चुकी थी, बस सारा दिन एक कोने में पड़ी रहती। आर्यन जो उसे पल पल मरते देख रहा था, अब मजीद खामोश न रह सका और जबरदस्ती डॉक्टर को घर बुला लिया। जब डॉक्टर कमरे में दाखिल हुई तो मुबीना ने एक बार फिर वही वहशतज़दा नजरों से आर्यन को देखा और अपने गिर्द कंबल लपेट लिया। डॉक्टर ने जब इसका मुआयना किया तो इसकी नब्ज की रफ्तार देखकर वो खुद परेशान हो गई। इनकी जिस्मानी हालत तो खराब ही है, लेकिन ये जहनी तौर पर किसी शदीद सदमे में है। डॉक्टर ने तशवीश से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें ना सिर्फ अच्छी खुराक का बल्कि सुकून और तवज्जो की जरूरत है, वरना इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बातें आर्यन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। इसे अपनी वो तमाम ज्यादतियां याद आ रही थी जिन्होंने इसे हंसती खेलती कली को मुरझाने पर मजबूर कर दिया था। डॉक्टर तो अद्वियात लिखकर चली गई, मगर आर्यन जानता था कि मुबीना की असल दवा इसके पास नहीं बल्कि इस माफी में है जो शायद इसे कभी नहीं मिलनी थी। वो इसे बेबसी से देखता रहा, जो डॉक्टर के जाने के बाद फिर से इसी बेहिस्सो हरकत हालत में जा चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखने के बाद आर्यन को अलग बुलाकर वो खबर सुनाई जिसका इसे वहमो गुमान भी न था। मुबारक हो आर्यन साहब, मुबीना बीबी उम्मीद से हैं। डॉक्टर के इन अल्फाज ने एक लम्हे के लिए आर्यन के पैरों तले से जमीन निकाल दी। वो खुशी जो कभी भी मर्द के लिए कायनात की सबसे बड़ी नेमत होती है, आर्यन के लिए एक ताजियाना बन गई। इससे फौरन वो काली रात याद आई जब इसने जुनून में मुबीना की चीखों को अनसुना कर दिया था। खुशी के इस मौके पर डॉक्टर के चेहरे पर मौजूद संजीदगी ने आर्यन के दिल की धड़कन तेज कर दी। खुशी की बात तो है, लेकिन मुबीना की हालत बहुत तशवीशनाक है। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, इनका जिस्मानी और जहनी तनाव इस कदर ज्यादा है कि ये हमल इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है और वो ना कुछ खा रही हैं और ना ही किसी से बात कर रही हैं। अगर इनकी जहनी सेहत ना सुधरी तो हम माँ और बच्चे में से किसी एक को खो सकते हैं। आर्यन के लिए ये खबर एक दो धारी तलवार बन गई। जहां एक तरफ इसके लहू की दस्तक थी, वहीं दूसरी तरफ इसका वो गुनाह था जो अब एक जीते जागते वजूद की सूरत इख्तियार करने वाला था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मुबीना हस्बे मामूल दीवार को तक रही थी। इससे खबर तक न थी कि वो इसके वजूद के अंदर एक और जिंदगी सांस लेने लगी है। आर्यन का जी चाहा कि वो धारे मारकर रोए, वो खुशी मनाता या इस खौफ से लड़ता कि इसकी अना की भेंट चढ़ने वाली मासूम कली अब एक ऐसे बोझ तले थी जिसे उठाने की सकत इसके नहीं वजूद में नहीं थी। डॉक्टर के अल्फाज आर्यन के सर पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगे। इसे लगा जैसे इसकी सांस लेने की तरतीब बिगड़ गई हो। आर्यन साहब, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। डॉक्टर ने इंतहाई संजीदगी से मुखातिब किया। मुबीना की बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है। वो जहनी तौर पर इस सदमे को कबूल करने के काबिल ही नहीं है। पेचीदगियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अगर हमने कभी अबॉर्शन का फैसला ना किया तो इनकी जान को शदीद खतरा लाहिक हो सकता है।
आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, वो औलाद जिसकी तमन्ना इसने दिल के किसी कोने में छुपा रखी थी आज इसके सामने एक सवालिया निशान बनकर खड़ी थी। डॉक्टर की हर बात इसे अपनी ही किसी ज्यादती का नतीजा लग रही थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? इसने लड़सी आवाज में पूछा, मगर डॉक्टर ने नफी में सर हिला दिया। आर्यन के लिए यह फैसला किसी की जिंदगी छीनने जैसा था, मगर दूसरी तरफ मुबीना थी, वो लड़की जिसे वो पहले जीते जी मार चुका था। इससे एहसास हुआ कि इसके जुनून की कीमत अब इसके अपने खून को चुकानी पड़ेगी, ताकि वो वजूद बच सके जिसे इसने खुद पामाल किया था। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था कि इसकी अना ने आज उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे अपनी ही बच्चे की मौत का परवाना लिखना था। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी जब आर्यन डॉक्टर की बात मानकर बोझल कदमों से मुबीना के पास आया। इसके हाथ में वो कागजात थे जिन पर दस्तखत का मतलब इस नई जिंदगी का खात्मा था। वो लड़ते लेटे में मुबीना को समझाने लगा, मुबीना तुम्हारी जान को खतरा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम ये बोझ नहीं उठा सकोगी, हमें ये फैसला करना होगा ताकि तुम बच सको। महीनों से पत्थर की मूर्त बनी मुबीना, जिसने आर्यन की मिन्नतों और आंसुओं पर एक लफ्ज न कहा था, अचानक तड़प कर उठी। इसने आर्यन का हाथ झटक दिया और पहली बार इसकी नजर में वो खालीपन नहीं बल्कि एक माँ की ममता की आग थी। इसके खुश्क लब हिले और एक ऐसी आवाज निकली जो नकाहत के बावजूद कमरे की दीवारों को हिला गई। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। आर्यन साकित रह गया। इसके कानों को यकीन नहीं आ रहा था कि वही मुबीना है जो जीने की तमन्ना छोड़ चुकी थी। वो अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर दीवार से लग गई, जैसे वो नन्ही जान अब इसकी ढाल बन चुकी हो। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया आर्यन, मेरी हंसी, मेरी मासूमियत, मेरा गरूर। अब क्या मेरे वजूद का ये आखिरी टुकड़ा भी छीन लोगे? इसकी आंखों से बहने वाले आंसू में अब खौफ नहीं, एक अजीब सा इस्तेहकाम था। बस एक जुमले ने आर्यन को बता दिया कि जिस लड़की को वो मुर्दा समझ रहा था, वो अपने बच्चे की खातिर मौत से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आर्यन की आंखों में वहशत भर गई। इससे अपनी औलाद से ज्यादा इस वजूद के खो जाने का डर था जिसे वो पहले ही लहू लुहान कर चुका था। वो तड़प कर इसके मजीद करीब हुआ और फर्श पर बैठकर इसके हाथ थामने की कोशिश की, मगर मुबीना की मज़ाहमत देखकर फौरन हाथ पीछे कर लिए। मुबीना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसकी आवाज कर्ब से फट रही थी। मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद, मुझे नहीं चाहिए कोई निशानी, मुझे बस तुम जिंदा चाहिए। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता मुबीना। मैंने पहले बहुत गुनाह किए हैं, अब तुम्हारी जिंदगी पर दाव लगाकर मैं नहीं जी पाऊंगा। इसका लहजा मिन्नत और समाजत से भरा हुआ था। वो शख्स जो कभी अपनी बात मनवाने के लिए ढोंस और ताकत का इस्तेमाल करता था, आज उस लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा था जिसे इसने खुद मसल दिया था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। तुम्हारा जिस्म ये बोझ नहीं सह पाएगा। खुदा के लिए अपनी इज्जत छोड़ दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर आर्यन का खौफ मुबीना की इस ममता के सामने बेच था जो इसे महीनों की खामोशी के बाद बोलने पर मजबूर कर चुकी थी। आर्यन को लग रहा था कि वो इसे बचाने की बात कर रहा है, जबकि मुबीना को लग रहा था कि इसका जिल्लात अब इसके आखिरी सहारे पर वार करने निकला है। मुबीना ने आर्यन की मिन्नत समाजत पर कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने अपने लड़ते हुए हाथ अपने पेट पर मजबूती से जमाए, जैसे वो आर्यन के लफ्जों के वार से इस नन्ही जिंदगी को बचा रहे हो। तुम क्या जानो आर्यन कि ये बच्चा मेरे लिए क्या है? इसकी आवाज नकाहत के बावजूद कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। ये बच्चा मेरे इस दर्द, इस अजियत और मेरे टूटने का सला है जो तुमने मुझे दी थी। जब तुमने मेरी रूह को कुचला था तब मैं मर गई थी, लेकिन इस जिंदगी ने मुझे दोबारा जीने का एक मकसद दिया। इसने गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मुझे एक मासूम कली समझकर मसल दिया था ना, लेकिन अब मैं इस वजूद को दुनिया में लाऊंगी ताकि मैं खुद को बता सकूं कि मैं हारी नहीं हूं। ये बच्चा मेरी ममता की जीत होगा। तुम्हारी अना के खिलाफ अगर इसे जन्म देते हुए मेरी जान भी चली गई तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसे जाया नहीं होने दूंगी। आर्यन की इसकी जिद और ममता के सामने बेबस होकर रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से कैसे लड़े जो अब मौत से भी नहीं डरती थी। मुबीना के लहजे में मौजूद वो मोहब्बत जो अब इसके बच्चे के लिए थी, आर्यन की तमाम मंतकों और खौफ पर भारी पड़ चुकी थी। आर्यन ने जब देख लिया कि मुबीना अपनी जान पर खेल कर भी इस बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला कर चुकी है, तो इसने अपनी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो शख्स जो कभी हुक्म देने का आदी था, अब एक खादिम बन चुका था। इसने अपनी तमाम कारोबारी और जाती मसरूफियात तर्क कर दी और अपना बिस्तर मुबीना के कमरे के बाहर फर्श पर लगा लिया ताकि इसकी एक पुकार पर भी हाजिर हो सके। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो ताज़ा फलों का रस और डॉक्टर की बताई हुई मतवाजन गजा लेकर इसके पास पहुंच जाता। मुबीना अब भी इससे बात नहीं करती थी, ना ही इसकी तरफ देखती थी, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो जबरदस्ती इसके सर के पीछे तकिया रखता और निहायत नरमी से चमचा इसके लबों से लगा देता। मुबीना प्लीज, सिर्फ एक नवाला तुम्हारे लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए।
वो नीची नजरें की इल्तिजाइया लहजे में कहता, कभी मुबीना बेजारी से मुंह फेर लेती तो वो घंटों वहीं बैठा रहता, यहाँ तक कि वो थक हार कर एक निवाला खा लेती। वो रातों को जाग कर इसके पैरों की मालिश करता ताकि इसे सुकून की नींद आ सके, और जब वो सो जाती तो वो छुप कर इसके हाथ की पुष्ट पर अपने आंसू बहाता। इसकी खिदमत में अब कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक गुनाहगार का वो कफारा था जो अपनी आखिरी सांस तक अदा करना चाहता था। और इसे अपनी हाथों से खिलाना, इसकी दवाइयां वक्त पर देना, इसकी खामोशी को सहना अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद बना चुका था। इसे उम्मीद थी कि शायद इसकी ये बेलोस खिदमत मुबीना के दिल में लगे इस खौफ के जख्म को कुछ कम कर सके। वक्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और इसके साथ ही आर्यन की कठिन तपस्या भी जारी थी। वो शख्स जो कभी गुस्से में बिफरे शेर की तरह था, अब मुबीना के सामने एक साए की तरह खामोश और ताबे रहता। इसकी मुसलसल खिदमत, रातों की जागती आंखें और हर तल्ख रवैये पर सब्र ने आखिरकार मुबीना के दिल के मंजमद खौफ पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। आर्यन की नरमी का सफर कोई आसान न था। जब भी वो मुबीना के करीब आता, वो अब भी एक पल के लिए लड़ती, मगर जब वो देखती कि इसके हाथों में कोई सख्ती नहीं बल्कि कपकपाहट और नदामत है, तो वो आहिस्ता से पुरसकून हो जाती। आर्यन ने इसे कभी मजबूर नहीं किया कि वो इसे माफ करे या इससे बात करे। इसने बस खामोशी से इसकी कटी पटी रूह के गिर्द अपनी मोहब्बत और पछतावे की दीवार खड़ी कर दी थी। एक शाम जब आर्यन ने इसके पांव सहला रहा था, मुबीना ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के उलझे हुए बाल और वो चेहरा जो कभी तकब्बुर से टिमटिमाता था, अब मुरझा चुका था। ऐसे एहसास हुआ कि जितना वो इस सदमे में अंदर से टूटी है, आर्यन भी इतना ही पछतावे की आग में जलकर राख हो चुका है। अब जब आर्यन कमरे में दाखिल होता तो मुबीना दीवार से लगकर दुबकती नहीं थी। इसकी वहशत ज़दा नसों में अब एक ठहराव आने लगा था। अगरचे अभी माफी बहुत दूर थी, मगर इसका आर्यन के हाथ से पानी का गिलास ले लेना या उसकी मौजूदगी में आंखें बंद करके सो जाना इस बात की अलामत था कि बरसों का वो खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ है। आर्यन की खामोश तपस्या ने मुबीना को एहसास दिला दिया कि वो अब इसके लिए खतरा नहीं, बल्कि इसके वजूद का मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहा है। हमल के आखिरी महीने मुबीना के नहीं वजूद के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम ना थे। हर गुजरता दिन इसकी तकलीफ में इजाफा कर रहा था। जिस्मानी नकाहत इस कदर बढ़ गई थी कि अब इसके लिए बैठना भी मुहाल था। मगर एक हैरत अंगेज तब्दीली ये आई थी कि इस तकलीफ के बावजूद जब वो अपने अंदर इस नन्ही जान की हलचल महसूस करती तो उसके जर्द चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल जाती। वो मुस्कुराहट जिसके लिए आर्यन महीनों से तड़प रहा था, अब इसके बच्चे की वजह से लौट आई थी। आर्यन इसका मजबूत सहारा बन चुका था। वो इसे सहारा देकर कमरे में टहलता, इसकी हर कराह पर तड़प उठता और इसकी बेचैनी कम करने के लिए घंटों इसे कहानियां सुनाता। एक रात जब मुबीना दर्द की शिद्दत से बेहाल थी, इसने बेख्तियार आर्यन का हाथ थाम लिया। आर्यन के लिए लम्स किसी मौजज़े से कम ना था। इसने बड़ी अकीदत से इसके हाथों को अपने माथे से लगाया। मुबीना ने कर्ब के आलम में भी इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, देखना आर्यन, ये बच्चा सब कुछ ठीक कर देगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। इससे महसूस हुआ कि इसकी महीनों की तपस्या और खिदमत रंग ला रही है। वो इसे अपनी बाहों के हिसार में लिए इसे हर तकलीफ से बचाने की नाकाम मगर मुखलिस कोशिश करता रहा। वो अब सिर्फ इसका शौहर नहीं, इसका मुहाफिज और इसका हर दुख का शरीक बन गया था। और मुबीना की वो छोटी सी मुस्कुराहट इससे यकीन दिला रही थी कि तारीख रात अब खत्म होने वाली है। रात का आखिरी पहर था और चारों तरफ गहरा सकूत तारी था, जब अचानक मुबीना की एक दर्दनाक चीख ने कमरे के सुकून को चीर कर रख दिया। आर्यन जो इसके बेड के करीब कुर्सी पर सर के नीम गुनूदगी में था, बिजली की तेजी से हड़बड़ा कर उठा। इसने देखा कि मुबीना दर्द की शिद्दत से दोहरी हो रही थी और इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। आर्यन, बहुत दर्द हो रहा है। इसने हाँफते हुए आर्यन का बाजू मजबूती से थाम लिया। इसकी गिरफ्त में वो वहशत थी जो आर्यन के दिल को दहला गई। इससे अंदाजा हो गया कि वो घड़ी आ पहुंची है जिसका डॉक्टर ने खदशा जाहिर किया था। आर्यन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मगर इसने खुद पर काबू पाया। इससे फौरन इसे सहारा देकर उठाया, जबकि इसका अपना दिल इस खौफ से डूब रहा था कि मुबीना का कमजोर वजूद ये तकलीफ सह पाएगा। इसने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और मुबीना को अपनी बाहों में भरकर अस्पताल की तरफ भागा, जबकि इसके जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, मुबीना को कुछ ना हो। वो काली रात एक बार फिर आर्यन के सामने थी, मगर इस बार वो जालिम नहीं, एक बेबस और पछतावे से भरा हुआ शौहर था जो अपनी जिंदगी की बका के लिए लड़ रहा था। सड़कें सुनसान थी और अस्पताल का रास्ता जिससे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मुबीना आर्यन की गोद में सर के दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी और इसकी हर चीख आर्यन के दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी। वो बार बार इसके माथे से पसीना पूंछता और इसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने दोनों हाथों में भर लेता। आर्यन, मैं नहीं बच पाऊंगी, बहुत तकलीफ हो रही है। मुबीना ने कराते हुए आर्यन की कमीज मुट्ठी में दबोच ली। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। इसकी आंखों से जब्त के बंधन टूट गए और वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा।
नहीं, ऐसा मत बोलो मुबीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो इसके हाथ पांव चूमते हुए लड़ती हुई आवाज में कह रहा था। इसे अपनी वो तमाम ज्यादतियां याद आ रही थी जिन्होंने मुबीना को इस हाल तक पहुंचाया था। ऐसा लगा जैसे इस सफर इसके गुनाहों की सजा है, जहां वो अपनी सबसे कीमती माता को मौत से लड़ते देख रहा था। वो बार बार ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का कहता और फिर मुबीना के कान में सरगोशी करता, हिम्मत मत हारना मुबीना, बस थोड़ी देर और, अल्लाह के लिए हिम्मत मत हारना। इसके आंसू मुबीना के हाथों पर गिरकर इसके दर्द में शरीक हो रहे थे और वो पहली बार महसूस कर रहा था कि किसी की तकलीफ को देखकर मरना क्या होता है। अस्पताल की राहदारियों में फैली स्ट्रेचर के पहियों की आवाज आर्यन के दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। डॉक्टरों की एक टीम ने फौरन मुबीना को अपनी तहवील में ले लिया। कुछ ही देर बाद जब मुआयने का इब्तिदाई मरहला खत्म हुआ तो सीनियर डॉक्टर ने बाहर आकर आर्यन को वो खबर सुनाई जिसने इसके गिर्द मौजूद हवा को मुंजमद कर दिया। आर्यन साहब, हालात वैसे ही हैं जिसका हमें डर था। डॉक्टर के लहजे में मौजूद हमदर्दी आर्यन के लिए किसी जहर से कम ना थी। मुबीना बीबी का जिस्मानी ढांचा इस वक्त इस कदर कमजोर है कि नॉर्मल डिलीवरी होना तकरीबन नामुमकिन है। इनके पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो इस अमल से गुजर सके। आर्यन ने उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर की तरफ देखा तो फिर ऑपरेशन, प्लीज डॉक्टर कुछ भी करें। डॉक्टर ने नफी में सर हिलाकर इसे एक और गहरे खाई में धकेल दिया। ये तो मसला, इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिरा हुआ है और दिल की धड़कन गैर मुस्तहकिम है। इस सूरत हाल में ऑपरेशन सिजेरियन भी जानलेवा साबित हो सकता है। हम एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं जहां हर रास्ता खतरे की तरफ जाता है। हमें फौरी फैसला करना होगा, लेकिन हम किसी भी मुआवजे की जमानत नहीं दे सकते। आर्यन को लगा जैसे इसके सर पर आसमान टूट पड़ा और वो शख्स जो अपनी दौलत और ताकत के बल बूते पर दुनिया फतह करने निकला था, आज एक दस्तखत करने से भी थरा रहा था, क्योंकि इसका एक गलत फैसला इसकी पूरी कायनात को इससे हमेशा के लिए छीन सकता था। इससे वो तमाम लम्हे याद आए जब इसने मुबीना की मर्जी के खिलाफ फैसले किए थे, और आज इससे एक ऐसा फैसला करना था जिसमें मौत और जिंदगी के दरमियान एक बारीक सी लकीर थी। अस्पताल के इंतजार का में गुजरा हर लम्हा आर्यन के लिए एक सदी के बराबर था। 10 घंटे बीत चुके थे मगर सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही थी। लेबर रूम के बंद दरवाजे के पीछे से मुबीना की सिसकियों और चीखों की आवाजें आर्यन की रूह को छलनी कर रही थीं। वो बार बार नींद बेहोशी के आले में डॉक्टरों की कमीजें पकड़कर एक ही इल्तिजा कर रही थी, मेरा ऑपरेशन कर दो, खुदा के लिए मेरा पेट चाक कर दो, मैं ये दर्द मजीद नहीं सह सकती, मैं मर जाऊंगी। इसका जिस्म ढेर हो चुका था और हिम्मत जवाब दे गई थी। जब आर्यन को एक लम्हे के लिए अंदर जाने की इजाजत मिली तो मुबीना ने लड़ते हाथों से इसका हाथ थामा। इसकी आंखों में इल्तिजा और मौत का खौफ एक साथ रक्स करा था। आर्यन, मुझे इस अजाब से निकाल दो, मुझ में हिम्मत नहीं रही, इसने हामते हुए कहा। आर्यन के लिए यह मंजर किसी कयामत से कम ना था। वो शख्स जिसने कभी इसे अपनी मर्जी का कैदी बना दिया था, आज उसे इस बेबसी में देखकर अंदर से टूट रहा था। डॉक्टर्स मुसलसल आर्यन को वार्निंग दे रहे थे कि ऑपरेशन का मतलब इसके दिल पर एक ऐसा बोझ है जिसे वो शायद बर्दाश्त न कर पाए। आर्यन एक तरफ मुबीना की तड़प देख रहा था और दूसरी तरफ इसकी जिंदगी खो देने का डर। इसके लिए फैसला करना नामुमकिन हो रहा था कि वो इसे इस शदीद कर्ब में तड़पता छोड़ दे या वो खतरा मोल ले ले जो इसे हमेशा के लिए खामोश कर सकता था। आर्यन ने अपना सर दीवार से टिका दिया। इसकी सिसकियां अब बैन में बदल रही थी क्योंकि वो जानता था कि मुबीना की बर्दाश्त अब आखिरी हदों को छू रही है। आर्यन की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो पागलों की तरह डॉक्टरों के पीछे भाग रहा था, कभी इनके हाथ पकड़ता तो कभी इनके सामने झोली फैला देता। डॉक्टर, वो तड़प रही थी, वो चीख रही थी कि इसका ऑपरेशन कर दें। आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? इसकी आवाज अस्पताल की राहदारी में गूंजी। आप मुझसे सारी दौलत ले लें, मेरा सब कुछ नाम करवा लें, लेकिन इससे किसी तकलीफ से निकालें। डॉक्टर ने बेबसी से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन साहब, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसकी हालत ऐसी नहीं कि वो बेहोशी का इंजेक्शन या सर्जरी का झटका सह सके। अगर हमने जबरदस्ती की तो इसका दिल साथ छोड़ देगा। हमें कुदरती अमल का इंतजार करना होगा, चाहे इसमें कितना ही वक्त लगे। इंतजार? आर्यन ने वहशतज़दा नजरों से लेबर रूम के बंद दरवाजे को देखा, जहां से अब मुबीना की आवाज भी आना बंद हो गई थी। सिर्फ दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो 10 घंटों से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूं। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आप सबको खत्म कर दूंगा। वो दीवार से लगकर फर्श पर बैठ गया और अपना सर घुटनों में देकर रोने लगा। इसे एहसास हुआ कि कायनात के मालिक ने आज इसे इसकी औकात दिखा दी। वो शख्स जो खुद को तकदीर बनाने वाला समझता था, आज एक कुदरती अमल के सामने इतना बेबस था कि अपनी जान से प्यारी औरत के लिए एक पल का सुकून भी नहीं खरीद सकता था। वो बस वहीं बैठकर तस्बीह के दानों की तरह दुआएं मांगने लगा, क्योंकि अब डॉक्टरों के हाथ बन चुके थे और सिर्फ एक मुआवजा इसे बचा सकता था। 15 तवील और होलनाक घंटे गुजर चुके थे। अस्पताल की वो ठंडी दीवारें गवाह थी कि एक नहीफ सी जान किस तरह मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ रही थी। डॉक्टर ने आर्यन को एक आखिरी बार अंदर जाने की इजाजत दी ताकि वो मुबीना को वो हौसला दे सके
جو ادویات نہیں دے پا رہی تھی۔ جیسے آریان بیڈ کے قریب پہنچا، مبینہ نے اپنی تمام تر بچی کچی طاقت مجتمع کی اور تڑپ کر آریان کا دامن تھام لیا۔ اس نے اپنا سر آریان کے سینے سے ٹکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسوؤں سے آریان کی قمیض بھیگ رہی تھی، مگر اس کی سسکیوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک جان لیوا بے بسی تھی۔ آریان، مجھ سے نہیں ہوگا، میں ہار رہی ہوں، اس نے لڑتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ آریان نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا، جیسے وہ اسے موت کے چنگل سے چھین لینا چاہتا ہو۔ اس نے مبینہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے ہمت دینے لگا۔ نہیں میری جان، تم نہیں ہار سکتی، تم نے کہا تھا نا کہ یہ بچہ تمہاری جیت ہے۔ دیکھو وہ دنیا میں آنے کے لیے بےتاب ہے، تمہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ آریان کا اپنا دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ اس کے کان میں مسلسل آیتیں پڑھ کر دم کر رہا تھا اور اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں یہی ہوں مبینہ، تمہارے پاس بس تھوڑی سی ہمت اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد صرف خوشیاں ہی ہوں گی۔ اس کی آواز میں موجود یقین اور اس کے سینے کی دھڑکن نے مبینہ کو ایک بار پھر جینے کی وہ رمق دی جو پچھلے 15 گھنٹوں کے کرب میں کہیں کھو گئی تھی۔ آریان کا سینہ اس وقت مبینہ کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا، جہاں وہ اپنا سارا درد انڈیل کر ایک آخری بار لڑنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہسپتال کی راہداریوں میں چھایا سناٹا آریان کے لیے کسی ڈرونے خواب میں بدل گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں تیزی سے لیبر روم کے اندر اور باہر جا رہے تھے اور ان کے چہروں کی بڑھتی ہوئی فکر آریان کو بتا رہی تھی کہ صورتحال اب قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ ایک نرس نے باہر آ کر سرسری طور پر بتایا کہ مبینہ کی نبض ڈوب رہی ہے اور اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آریان، جو دنیا کی ہر طاقت کو اپنی مٹھی میں سمجھتا تھا، آج ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اسے لگا کہ اگر اب اس نے اپنے رب کو نہ منایا تو وہ سب کچھ ہار جائے گا۔ وہ ہسپتال کے کونے میں بچھے ایک چھوٹے سے جائے نماز کی طرح بھاگا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کا ماتھا فرش پر تھا اور وہ کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، میں نے معصومیت کو پامال کیا، میں نے اسے تکلیفیں دی، تو مجھے سزا دے دے لیکن اس کی جان بخش دے۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مولا، وہ تو معصوم ہے، وہ ایک ماں ہے، اس سے اس کی بچے کی خوشی دکھا دے، مجھے اس کی زندگی کا بدلے میری جان لے لے، پر اسے زندہ رہنے دے۔ وہ شخص جو کبھی سر اٹھا کر چلتا تھا، آج سجدے میں پڑا زمین کے ذریعے سے بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کی توسیع، اس کی ندامت اور اس کے آنسو سے جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا اور مبینہ کی زندگی کی بھیک، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جہاں ڈاکٹروں کی حد ختم ہوتی ہے وہیں سے معجزوں کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ رات کے اس پیر آریان کی گڑگڑاہٹ عرش کو ہلا رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے جب ہسپتال کی خاموشی اپنے عروج پر تھی اور آریان کا ماتھا اب بھی سجدے میں فرش سے لگا ہوا تھا، اچانک ایک ایسی آواز گونجنے لگی جس نے فضا کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک ننھی نازک مگر زندگی سے بھرپور چیخ نے لیبر روم کی دیواروں کو چیرتے ہوئے باہر کی راہداری میں دستک دی۔ آریان، جس کے آنسو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے، ساکت رہ گیا۔ اس لگا جیسے اس کی مردہ جسم میں کسی نے روح پھونک دی ہو۔ وہ تھر تھراتے ہاتھوں کے ساتھ سجدے سے اٹھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہی معجزہ تھا جس کی وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ اسی لمحے لیبر روم کا بھاری دروازہ کھلا اور نرس نے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مگر پرسکون مسکراہٹ لیے باہر قدم رکھا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا وہ معجزہ تھا جس نے موت کو شکست دی تھی۔ مبارک ہو آریان صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے اور مبینہ بی بی بھی خطرے سے باہر ہے۔ آریان کے قدم لڑکھڑائے، وہ بھاگ کر نرس کے قریب گیا اور اس ننھی جان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بچہ جو مبینہ کے ٹوٹنے کا حوصلہ اور آریان کے پچھتاوے کا گواہ تھا، اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ آریان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چھوا اور پھر وہیں ہسپتال کے فرش پر شکرانے کے سجدے میں گر گیا۔ رات کے 3 بجے کی وہ پہلی چیخ آریان کے لیے اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت موسیقی ثابت ہوئی، جس نے اس کے تمام گناہوں کے بوجھ کو ایک ہی پل میں جیسے ہلکا کر دیا تھا۔ آریان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو نرس کی گود سے لیا۔ وہ اتنا چھوٹا اور نازک تھا کہ آریان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی گرفت سخت نہ ہو جائے۔ بچے کو اپنے سینے سے لگاتے اسے ایک عجیب سی خوشبو اور سکون کا احساس ہوا، جیسے اس کے برسوں کے گناہوں کا میل اس ایک لمس سے دھل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹوٹ کر بچے کے گلابی گالوں پر گرے۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے مبینہ کے پاس آیا جو بے حد نڈھال اور پیلی پڑ چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ آریان نے اپنے بیٹے کو مبینہ کے پہلو میں لٹایا اور جھک کر نہایت عقیدت اور محبت سے مبینہ کے پسینے سے تر ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ مبینہ، میرا وجود مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے سچ کہا تھا، یہ بچہ تمہاری جیت ہے، تم نے مجھے ہرا دیا مبینہ، اپنی ممتا سے، اپنی ہمت سے۔ مبینہ نے کمزوری سے آریان کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت ان کے درمیان کوئی تلخی، کوئی پرانا زخم نہیں تھا، صرف ایک نئی زندگی کا احساس اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔
आर्यन ने इसका हाथ अपने माथे से लगाया और दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इन दोनों के कदमों में गुजार देगा, क्योंकि इस शुक्रिया में इसके पछतावे की इंतहा और एक नए आगाज की शुरुआत थी। चंद माह बाद वही सीढ़ियां। मुबीना अब इस बच्चे को गोद में लिए एहतियात से उतर रही थी और आर्यन नीचे खड़े से बाहों में भरने के लिए तैयार है। वक्त कितनी तेजी से अपने जख्म भर देता है, यह मंजर इसका मुंह बोलता सबूत था। वही हवेली की बुलंदोबाला सीढ़ियां जहां कभी मुबीना का पांव फिसला था और आर्यन की दुनिया तारीख हो गई थी, आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रही थी। मुबीना, जिसके चेहरे पर अब जर्दी की जगह ममता का नूर और सेहत की लाली थी, अपने नन्हे शहजादे को सीने से लगाए एक एक सीढ़ी बहुत एहतियात से उतर रही थी। इसकी नजरें अपने बच्चे के मासूम चेहरे पर थी, मगर वो बेफिक्र थी, क्योंकि इसे मालूम था कि नीचे कौन खड़ा है। सीढ़ियों के आखिर में आर्यन खड़ा था। इसकी नजरें मुबीना के हर कदम पर जमी थी। इसका चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं रहा था, बल्कि इसमें एक अजीब से नरमी और सुकून आ चुका था। जैसे मुबीना आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, आर्यन ने आगे बढ़कर एक बाजू से मुबीना को और दूसरे से अपने बेटे को अपने मजबूत हिसार में लिया। आराम से मुबीना, मैंने कहा था ना कि तुम वहीं रुको, मैं खुद लेने आ रहा था। आर्यन ने मोहब्बत भरी झिड़की देते हुए कहा। मुबीना ने मुस्कुराकर आर्यन की आंखों में देखा। वो आंखें जो अब खौफ नहीं बल्कि मान और मोहब्बत पैदा करती थीं। इसने अपने सर आर्यन के कंधे पर टिका दिया और गहरी सांस ली। वही सीढ़ियां जो कभी जुदाई और कर्ब का इस्तारा बनी थी, आज उनके मिलाप और एक मुकम्मल खानदान की गवाह बन चुकी थी। आर्यन ने इससे खुद में भींच लिया, जैसे वो कायनात को बता रहा हो कि अब इसके हिसार में इसकी जिंदगी की सबसे कीमती मता महफूज है। पछतावे की तपिश अब मोहब्बत की ठंडक में बदल चुकी थी और इनका घर एक बार फिर कहकों से गूंजने के लिए तैयार था।